हेलो ऑल। तो जब से जस्टिस वर्मा के यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश रिकवर हुआ है तब से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की डिबेट रुक ही नहीं रही है। तो इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कि कैसे अगर किसी सिटिंग जज के अगेंस्ट क्रिमिनल एलिगेशंस लगाए जाएं तो उसको डील करने का क्या मैकेनिज़्म है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का एक और एस्पेक्ट है कि जजेस के अपॉइंटमेंट के टाइम पर ही उन्हें अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया जाए, राइट। In this regard, in this video, we will be seeing what is the appointment process of judges in India, judges of higher judiciary, Supreme Court and High Court। हम देखेंगे कि अभी का प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम क्या है और एक मेजर रिफॉर्म जो कि 2014 में लाया गया था इन द फॉर्म ऑफ NJAC एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। बाई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ब्रॉट NJAC। इस कमीशन और इस एक्ट के अंदर क्या डिटेल्स थी, विल ऑल्सो बी सीइंग कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया। सो टू स्टार्ट विद लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि अभी जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट होते हैं। तो एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि अभी जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक 5 मेंबर कॉलेजियम सिस्टम होता है। ये 5 मेंबर कॉलेजियम सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है, क्या इसका कंपोजिशन है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ही 5 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये मिलाकर एक कॉलेजियम बनाते हैं। ये कॉलेजियम रिकमेंड करता है उन लोगों के नाम को जिनको सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करना है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो कॉलेजियम रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को एंड देन प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटिंग दैट पर्सन एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली टू अपॉइंट ए जज इन हाई कोर्ट देयर इज ए 3 मेंबर कॉलेजियम, वो भी CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस से बनता है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस के लिए रिकमेंडेशन एक 3 मेंबर कॉलेजियम देता है। अपॉइंटमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस कॉलेजियम एक 5 मेंबर कॉलेजियम और 5 मेंबर बॉडी विच इज कॉल्ड एज कॉलेजियम, ये रिकमेंडेशन देता है। नाउ प्लीज डू रिमेंबर कॉलेजियम सिस्टम ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट से इवॉल्व हुआ है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड in a previous video named as collegium system only. In this regard you can remember first judge case, second judge case and third judge case। इन cases से collegium system का evolution हुआ। If you want to know in detail the evolution of collegium system, you can go and watch that video. The link of that video will provide in description. Now but please try to understand here कि कॉलेजियम सिस्टम बिकॉज इसके सारे के सारे मेंबर्स जुडिशरी से हैं, मीनिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, इस प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का ऑलमोस्ट मिनिमल रोल है। जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं एंड हैंस दे आर नॉट एबल टू स्क्रूटिनाइज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो स्क्रूटिनाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो जजेस को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पा रहे हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट। एंड हैंस दिस डिबेट विच इट इज़ वेरी ओल्ड कि जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर भी कुछ एलिगेशंस एलिगेशंस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कॉलेजियम के अंदर बहुत नेपोटिज्म चलता है, नेपोटिज्म कि member of few families or member or judges who are very close to some other senior judges, they only are getting appointed, they only are getting elevated to Supreme Court. So nepotism के चार्ज हैं कॉलेजियम के ऊपर। कॉलेजियम के ऊपर also there are charges कि कॉलेजियम डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, मीनिंग सुप्रीम कोर्ट में if you see female judges they are very less in number, if you see judges from let's say SC community, ST community, they are also very less in number। तो कॉलेजियम एक डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, कॉलेजियम के ऊपर नेपोटिज्म के चार्ज है। कॉलेजियम के ऊपर कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दैट इज ऑल्सो वन चार्ज ऑन कॉलेजियम कि इनके डिसीजंस बहुत ही ओपेक होते हैं।
हाँ, किस बेसिस पे ये किसी जज को अपॉइंट कर रहे हैं, किस बेसिस पे किसी जज को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन, कोई रीजनिंग नहीं दी जाती है पब्लिक को. बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस कॉलेजियम इज ऑल्सो अंडर हैवी स्क्रूटनी और देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ कॉलेजियम एज वेल. इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ही पार्लियामेंट ने 2014 में एक एक्ट लेकर आए जिसको बोलते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और NJAC एक्ट. NJAC का फुल फॉर्म वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ओनली, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. नाउ NJAC एक्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम कॉलेजियम को एक परमानेंट कमीशन से रिप्लेस करेंगे. वो परमानेंट कमीशन 6 मेंबर्स का होगा, राइट. तो कॉलेजियम की जगह एक परमानेंट कमीशन बनाया जाएगा. ये परमानेंट कमीशन 6 मेंबर्स का होगा और ये 6 मेंबर्स कौन होंगे? इसमें से 3 जुडिशरी के होंगे. तो पहले CJI होंगे और 2 सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होंगे, राइट. तो 3 मेंबर्स विल बी फ्रॉम जुडिशरी. द 4th मेंबर विल बी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड 2 अलग जो नेक्स्ट 2 मेंबर्स हैं ये हैं 2 प्रोमिनेंट और 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट, राइट. तो ये 6 लोग होंगे. ये 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे और उसके लिए भी एक सिलेक्शन पैनल होगा. तो एज यू कैन सी नाउ इन प्लेस ऑफ कॉलेजियम देयर विल बी ए NJAC, देयर विल बी ए कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन, और ये एक परमानेंट बॉडी होंगी और इसके 6 मेंबर होंगे, 3 जुडिशरी से और 1 लॉ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव से और 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट. द थिंग इज अब से ये कमीशन रिकमेंड किया करेगा प्रेसिडेंट को कि हु शैल बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. इन केस दिस एक्ट फर्दर सेज इन केस कोई भी 2 मेंबर कोई भी इन 6 में से कोई भी 2 मेंबर वीटो पावर यूज करते हैं तो ऐसे पर्सन को जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता. तो लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम कंसिडरेशन के लिए है टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, अगर उस पर्सन के अगेंस्ट इन 6 में से कोई भी 2 लोग आउट ऑफ दीज 6 इफ एनी 2 दे यूज वीटो पावर, मीनिंग कि दे ऑब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ दैट जज, इन सच ए केस वो पर्सन जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता. दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. एंड सेकेंड थिंग इज there might be deadlock because the members are now 6, right. So it might be a case कि 3 members they are in favor of appointment of a person, the rest 3 members they are against the appointment of that person. उस deadlock के ऊपर भी ये act silent है. So I hope the provisions are clear कि in place of collegium there will be permanent commission will be consisting of 6 members, 3 will be from judiciary, 1 from executive, law minister, 2 eminent jurists, and if any 2 members they use veto, such a person cannot be appointed as judge of Supreme Court or High Court. So basically the objective of bringing this NJAC Act was कि हमें थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के साइड से भी स्क्रूटिनाइज करना है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में. देयर शुड बी ए रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो. बट इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर लास्ट डिस्कशन, हमने ये भी देखा है कि क्यों इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी एसेंशियल इन ए थ्राइविंग डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जुडिशरी जिसका एक प्राइमरी रोल है लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी अपना वो प्राइमरी बेसिक रोल परफॉर्म नहीं कर पाएगी. एंड हेंस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज वेल एज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इसके बीच में एक फाइन बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये रिव्यू के लिए ये अमेंडमेंट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर इन द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 2015 उन्होंने इस कॉलेजियम और इस NJAC एक्ट को नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज यहाँ पे 6 में से अगर कोई भी 2 मेंबर ऑब्जेक्ट करते हैं, लेट्स से दीज 2 मेंबर्स दे ऑब्जेक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज.
Even if all 3 judicial members they are in favor of that person, executive can interfere in the appointment process, right? So because ये 2 लोग प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर एग्जीक्यूटिव कैन स्टार्ट इंटरफियरिंग इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, राइट, इट विल हैम्पर द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. So that is one reason. Another reason is कि there is presence of law minister in the composition of NJAC. तो लॉ मिनिस्टर का होना भी एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस को दिखाता है, और ये रूल कि कोई भी 2 मेंबर अगर ऑब्जेक्ट करें तो सच ए मेंबर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ये रूल भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कैन हैम्पर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड हेंस गिविंग दीज रीजंस कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो कि केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज इन डेंजर, वी विल नॉट और वी विल डिक्लेयर दिस एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड. एंड हेंस एनजेएसी एक्ट जो कि पार्लियामेंट में लोकसभा में बिल्कुल 100% मेजोरिटी से पास हुआ था, राज्यसभा में भी सिर्फ एक मेंबर ने, द वेरी फेमस लॉयर राम जेठमलानी, ही ओनली अपोज्ड इट, otherwise all members of Rajya Sabha also passed it with full majority. Such a act was declared as unconstitutional by Supreme Court. So you see NJAC Act ये एक कोशिश थी, it was a attempt to reform the appointment process of judges. तो जो भी हमने देखा कि लिमिटेशंस थी कॉलेजियम सिस्टम की, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट, उनके अंदर रिफॉर्म लाने की एक कोशिश थी, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कम करता, राइट. एंड हेंस व्हाट वी हैव टू सी नाउ इज कि दोनों साइड के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों साइड के प्रोज एंड कॉन्स हैं. इफ एग्जीक्यूटिव कुछ रोल परफॉर्म करता है अपॉइंटमेंट में तो उसका प्रोज ये हैं, उसके फ़ायदे ये हैं कि इससे जुडिशरी को थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, उनको एंट्री लेवल पे स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है. इफ एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल कोई रोल नहीं दिया जाता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया जाता है, इसके प्रोज ये हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह सकती है, राइट. So, but we have to maintain, as we have discussed, we have to maintain a fine balance between two. What government could have done after Supreme Court striking it down? Government और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो ये प्रोविजन रखा था कि 6 में से 2 लोग वीटो यूज करते हैं, इन दैट केस दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ये प्रोविजन एनजेएसी एक्ट से हटाया जा सकता है. हाँ, वीटो पावर का प्रोविजन जो कि एनजेएसी एक्ट में मेंशन किया गया था, इसको गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कुड हैव रिमूव्ड इट, दे कुड हैव अमेंडेड द एक्ट, बिकॉज इफ वीटो पावर इज नॉट यूज्ड इवन इफ 3 जजेस आर इन फेवर ऑफ इट, right, they could have their say, right. So secondly, in such a case when there is a tie between two, tie between executive or let's say tie between 3 members, 1 from executive, law minister and 2 eminent jurists and 3 from judiciary, अगर इनके बीच में टाई हो रहा है, ऐसे केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कास्टिंग वोट दिया जा सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड कास्टिंग वोट. Casting vote is used to settle the issue of tie. तो अगर 3 members they are in favor, 3 members are against it, then to whatever side CJI votes, that will be the final decision. Let's say किसी एक particular person के नाम पर ये 3 लोग एग्री कर रहे हैं, ये 3 लोग डिसएग्री कर रहे हैं, तो अगर CJI डिसएग्री करने वाली साइड से हैं तो उस पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा. तो आई होप कास्टिंग वोट मीनिंग इज क्लियर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि एनजेएसी की कुछ प्रोज हैं, एनजेएसी की नीड है टू रिफॉर्म द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस, बट एनजेएसी जिस फॉर्म में लाया गया इन 2014 उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम थी. रीजन बीइंग उससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाती. एनजेएसी एक्ट जो 2014 का, उसको अगर हम स्लाइटली अमेंड कर दें, उसके अंदर कुछ स्लाइट चेंजेस ला दें, तो हो सकता है जुडिशरी भी उन चेंजेस के साथ एनजेएसी को एक्सेप्ट कर ले. क्या 2 चेंजेस ला सकते हैं? पहला, वीटो पावर का प्रोविजन हटा दिया जाए. सेकेंडली, कास्टिंग वोट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दिया जाए. इन सच ए केस एनजेएसी माइट बी एक्सेप्टेड बाय जुडिशरी एज वेल,
and hence we can have some say of executive in the appointment of judges in India. So I hope this video is clear to you कि how judges are appointed and how and what was NJAC Act and how can we reform the process of appointment of judges in India. So thank you so much for watching this video.